डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good afternoon who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio on Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So we are on a lecture series of business law. प्रीवियस वीडियो में हमने कंपनी लॉ के बारे में समझा था, कंपनी को कैसे फॉर्म करना है, कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे समझेंगे। तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अंडरस्टैंड हाउ द शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ शेयर्स होल्डिंग इन अ कंपनी, टू नो वेरियस टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल क्या होती है? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि फॉर एग्जाम्पल आई एम द ओनर ऑफ माई कंपनी, मैं स्टार्टिंग में कुछ पैसा लगाऊंगी, ठीक है, मेरे साथ मेरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स या फिर मेरे पार्टनर्स ने कुछ पैसा लगाया, तो हमारे पास टोटल पैसे हो गए 5 से 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मार्केट से पैसे उठाना चाहिए तो मैं क्या करूंगी, आईपीओ लेकर आऊंगी। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब पहली बार कोई कंपनी पब्लिकली अपने आप को डिस्क्लोज करती है कि आइए हमसे शेयर खरीदिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ओके, तो लॉ ने हमें क्या बोला है? लॉ ने हमें बोला है शेयर कैपिटल की डेफिनेशन अंडर द सेक्शन 284, राइट। शेयर का मतलब होता है अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक, मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लायबिलिटी एंड डिविडेंड। मतलब कोई भी बंदा जो हमारी कंपनी से कुछ अमाउंट के शेयर्स खरीदता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं, और वो बंदा क्या बन जाता है, हमारी कंपनी का ओनर बन जाता है। उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ उसकी लायबिलिटीज होती हैं। शेयर का मतलब है शेयर कैपिटल का एक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 शेयर्स पब्लिकली इशू किए, ठीक है, कितने 1000 शेयर पब्लिकली इशू किए और एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपए। तो 1000 इंटू 10 मतलब 10,000 की मेरी क्या हो गई, इशूड शेयर कैपिटल हो गई, ठीक है। तो कैपिटल का जो एक छोटा सा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम शेयर बोलते हैं। और वो शेयर हम किसको ऑफर करते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं, उसके बदले हम पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट देते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि कैपिटल के पार्ट्स क्या होते हैं। कैपिटल आप लोग समझ गए होंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द फाउंडर, को फाउंडर और बोर्ड ऑफ मेंबर्स और यू कैन से प्रमोटर्स। बिजनेस रन करने के लिए स्टार्टिंग में जो हम पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज अ नॉमिनल और ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। हम सभी ने समझा था कि कंपनी अगर हमें इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसकी क्या होगी, प्रोसेस होगी। हमें जानना है एमसीए की वेबसाइट पर, अपना प्रपोजल रखना है कि हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो आरओसी हमें पास बुलाएगी। आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार और ऑफ कंपनी, वो हमसे बोलेगा क्या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड हैं, ऑथेंटिक है, आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो क्या वो सही है। तो हम क्या करेंगे, आरओसी को बोलेंगे कि आरओसी जी हमें 10 लाख रुपए की नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल चाहिए। स्टार्टिंग में हम सब लोगों ने मिलकर 10 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं और आप हमें क्या दीजिए, 10 लाख रुपए की कैपिटल दीजिए। इससे ज़्यादा के शेयर हम कभी भी मार्केट में पब्लिक को ऑफर नहीं करेंगे। मीन्स ऐसी कैपिटल जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है और आरओसी जी से वेरीफाइड होती है, ऐसी कैपिटल को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड का मतलब रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड बाय आरओसी विच इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद हम बात करेंगे इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल मीन्स 10 लाख रुपए तक की मेरे पास लिमिट है,
लेकिन मुझे पब्लिक से अभी 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5 लाख। तो मैं क्या करूँगी, 5 लाख रुपए के लिए IPO लेकर आऊँगी कि मुझे पब्लिक से 5 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए मार्केट में। तो उस 5 लाख को क्या बोलूँगी मैं, इशूड कैपिटल बोलूँगी। ओके, नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। अब 5 लाख रुपए के लिए मैंने क्या किया, पब्लिक को ऑफर किया, ठीक है, कि आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बनिए और मुझे पैसा दीजिए। उसमें से 3 लाख एप्लीकेशन आए मेरे पास, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम आपकी कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसमें से फिल्टर किया, कुछ शेयर होल्डर्स को ही सिलेक्ट किया, उनके एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया। तो आफ्टर सिलेक्शन द एप्लीकेशन वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, ठीक है, और वो हमें शेयर्स के बदले पैसा पे करेंगे। और जैसे 10 रुपये का एक शेयर था, शेयर होल्डर ने बोला कि अभी मैं पूरा 10 रुपये पर शेयर आपको पे नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी आपको 5 रुपये पे करूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, जितना पैसा आपके पास है आप दीजिए, हमें तो पैसे की ज़रूरत है। तो 5 रुपये जो बचे हुए हैं उसके लिए कंपनी क्या करती है, कॉल करती है किसको, शेयर होल्डर्स को, कि आपने हमसे 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से क्या ले लिया है, शेयर सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन आपने पेमेंट सिर्फ 5 रुपये पर शेयर का किया है। तो जिस 5 रुपये के लिए कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर को कॉल जाएगा उसको बोलते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल मींस जितना सब्सक्रिप्शन आया है हमको एप्लीकेंट की तरफ से। ओके, रिजर्व कैपिटल का वो पार्ट होती है जो हम इमरजेंसी के लिए रिजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी वाइंड अप होने की कगार पर है और हमारे पास मार्केट का डेप्थ तो बहुत सारा है, बहुत सारे हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे एसेट्स बेचने के बाद जो रिजर्व कैपिटल बचती है उसका यूज करते हैं हमारे डेट को कम करने के लिए। ओके, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है 5 रुपये के लिए कॉल गया, लेकिन हमको शेयर होल्डर ने 3 रुपये पर शेयर हिसाब से पेमेंट किया, तो जितना हमारे पास पेमेंट आ चुकी है उसको क्या बोलेंगे, हम पेड अप कैपिटल बोलेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको पार्ट्स ऑफ कैपिटल समझ में आ गया होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं प्रगति काची अपनी कंपनी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं ROC के पास गई, ROC ने से बोला कि मुझे प्रगति काची प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं या फिर मुझे 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे MOA में मेरे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके सील साइन करके ये लिख दीजिए कि मेरी कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल, जिसके ऊपर जाकर मैं कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। अब 10 लाख की हमको लिमिट मिल गई, तो 10 लाख के अंदर ही रहकर हम पब्लिक से डिमांड करेंगे पैसे के लिए। तो जितने पैसे के लिए हमने डिमांड किया उसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। 5 लाख के लिए डिमांड किया, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आए, 3 लाख के लिए, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी हमारी 3 लाख। उसमें से हमने कॉल किया पब्लिक को कि आपने शेयर सर्टिफिकेट लिया है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और जितना अमाउंट पब्लिक हमको पे करती है फॉर ओनिंग द शेयर्स, तो उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, सामने वाली पार्टी हमारा क्या बन गई, शेयर होल्डर बन गई। तो अब एज बीइंग अ शेयर होल्डर उस पर्सन को क्या क्या राइट्स मिलना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर द ओनर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो बंदा कैपिटल का छोटा सा पार्ट भी ओन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओनर बोलेंगे, क्योंकि पैसा हमने लगाया तो हम ओनर हैं। लेकिन द डिफरेंस इज 51% शेयर्स जिसके पास होंगे वो कंपनी का रियल ओनर कहलाएगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के पास शेयर सर्टिफिकेट है तो वो हमारे क्या बन गए, कंपनी के ओनर बन गए। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर ग्रांटेड वेरियस राइट्स एंड प्रोटेक्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो MOA में क्लियरली लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी वो कहलाएंगे जो हमारे शेयर्स को ओन करेंगे। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे, जिनके पास 10% पेड अप कैपिटल होगी, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को राइट ये मिलेगा कि वो बुक्स ऑफ इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हमारी कंपनी का पूरा डेटा हमसे मांग सकते हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के अबाउट, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, कितना मार्केट शेयर है, हमारे कितने ब्रांचेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, हमसे पूछ सकता है।
और कोई भी बंदा अगर हमें पैसे देगा, उस बंदे के पैसे को यूज़ करके हमारी कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो अब वो ऐसे ही तो हमारा शेयर होल्डर बन ही जाएगा। तो डेफिनेटली हमको उसको, जिसने जितने भी शेयर्स ओन किए हैं उसके प्रपोर्शनेट रेशियो में उसको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, और आप मेरी कंपनी के 10% के शेयर होल्डर हो, या फिर आपने मुझसे 10 शेयर खरीदे हुए हैं और कंपनी के बीओडी ने डिसाइड किया कि 10 रुपये पर शेयर हम क्या करेंगे, सामने वाले शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, तो मुझे 100 रुपीज़ उस पर्सन को एज अ डिविडेंड देना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है या फिर शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम शेयर्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, दीज शेयर्स नोन बाय हैविंग एन एज इक्विटी शेयर होल्डर, they enjoy two special right over equity that includes preferential right to payment of dividend as a fixed amount or rate, or secondly in case of वाइंडिंग द कंपनी प्रेफरेंस ऑफ राइट एंड रीपेमेंट। मीन्स ऐसे शेयर होल्डर जिनको हमने क्रीमी लेयर के अंदर रखा हुआ है कि भाई जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट होगा सबसे पहले डिविडेंड आपको जाएगा, उसके बाद अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। आपने ज़्यादा पैसा लगाया है, हमने आपको प्रेफरेंस दिया है, तो आपको जो डिविडेंड का रेट होगा वो प्री डिफाइंड होगा, हम उसमें चेंजेस लेकर नहीं आएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ स्पेशल राइट मिलते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते हैं। अब बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स मीन्स जनरल पीपल। एज पर सेक्शन 85 में हमको बताया गया है कि शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंशियल शेयर मीन्स ऐसे शेयर होल्डर जिनको हमने कुछ स्पेशल राइट नहीं दिया हुआ है। आपने कंपनी में पैसा लगाया है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डेफिनेटली हम आपको अपने प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं होती, कंपनी लॉस में चली गई तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी आपको क्या पे करेगी, डिविडेंड पे करेगी एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। अब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो सबसे पहले पैसा किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट किया जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट में। कोई भी बिजनेस अगर कोई एक पर्सन चला सकता तो क्या वो कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराता? द आंसर इज नो। अगर कोई एक पर्सन खुद में कैपेबल है कि वो कैपिटल भी लाए, वो सारा काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस बिजनेस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अब हमने क्या किया है, कंपनी फॉर्म की, हमने बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर रखा है, तो हमारा क्या है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। अब कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? कंपनी तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उसके पास तो सिर्फ सील होती है किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट या डील करने के लिए। तो कंपनी के मैनेजर जो मैनेजमेंट को देख रेख करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी का एक प्रॉपर हायरार्की होता है कि सबसे टॉप लेवल पर जो लोग आते हैं, जिनके पास डिसीजन लेने की क्या होती है, अथॉरिटी होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, फाउंडर बोलते हैं, को फाउंडर बोलते हैं, ओनर्स बोलते हैं, या फिर CMO बोलते हैं, राइट, या CEO बोलते हैं। उसके नीचे हमारे पास आते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स में भी कैटेगरीज होती है, लाइक आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आप परचेज डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, आप सेल्स डिपार्टमेंट को देखते हो। तो ये सारे अलग अलग काम हम क्या करते हैं, अलग अलग पर्सनस को असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स जिनका DIN नंबर जनरेटेड है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। Any person who is appointed to the board of company, directors are usually involved in the superintending the affairs of a company, including directing, managing and conducting। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, काम कैसे करना है, ये सब सारा मैनेजमेंट का काम किसका होता है, डिसीजन मेकिंग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। एज पर द सेक्शन 291 ऑफ द कंपनी एक्ट, इंटरेस्ट दैम विथ मैनेजिंग द कंपनी अफेयर्स। कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, कितना प्रॉफिट अर्न करेगी। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी नाम आपने सुना ही होगा। रतन टाटा जी आए, एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने बोल दिया कि हमारी कंपनी का मार्केट शेयर 4% से बढ़ना चाहिए।
तो 4% से बढ़ना चाहिए, वो डिसीजन लेकर चले गए। अब उनके नीचे जो सीईओ होते हैं, सीएमओज होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका काम क्या है कि वो जो बोलकर चले गए 4% मार्केट शेयर ऊपर जाना चाहिए, तो वो गोल हमें कैसे अचीव करना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, बीओडी की होगी। ओके, सेकेंड आते हैं हमारे एजेंट्स। एजेंट्स मतलब जो किसी के बिहाफ में काम करते हैं। इन दिस कैपेसिटी दे हैव टू वर्क अंडर ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। दो पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है म्यूचुअल एजेंसी का। इन दिस कैपेसिटी डायरेक्टर्स कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंपनीज बिहाफ विदाउट बीइंग लायबल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ऐसे लोग जो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम ही कंपनी है, उनको हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं। Third category is as trustees. Directors are trustees for money that they get to control, for power conferred on them, for the fiduciary relationship, just like agent directors are to be. आपने MLM का नाम सुना होगा। MLM का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप क्या करते हो, कुछ अमाउंट पे करके अपने आप की क्या लेते हो, मेंबरशिप लेते हो, और आप क्या प्रेजेंट करते हो कि मैं ही कंपनी हूँ। आपको प्रोडक्ट्स लेना है या सर्विसेज लेना है तो आप मुझसे डायरेक्टली ले सकते हो। देयर इज नो अनदर काइंड ऑफ मीडिएटर चेन। ओके, अब हम बात करेंगे लीगल प्रोविजंस फॉर डायरेक्टर इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी का अगर हमें डायरेक्टर बनना है तो हमको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। दैट आर, डायरेक्टर बनने के लिए भी लॉ ने हमें क्या बोला है, लॉ ने एक प्रोविजन दिया है। एज पर सेक्शन 149(1) डायरेक्टर शुड बी मिनिमम 2 और 3। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो आप एक डायरेक्टर को रख सकते हो। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ, ठीक है, और वो कंपनी है पीएसयू, पीएसयू मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ऐसे ही अदर सिर्फ 3 और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में मैं डायरेक्टर बन सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो लॉ ने बोला है कि आप डायरेक्टर हो, मीन्स आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप मैक्सिमम 3 कंपनीज जो कि पीएसयू कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनके डायरेक्टर्स बन सकते हो। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप पर्सन होल्ड इज 20। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अगर डायरेक्टर हो तो आप ऐसी 19 और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो। मतलब पीएसयू में लिमिट है 3 की एंड प्राइवेट लिमिटेड में आपके पास लिमिट है 20 की। ओनली अ पर्सन कैन होल्ड दिस पोजीशन एंड नो कंपनी और फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। एक नेचुरली बॉर्न पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है। हम किसी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को डायरेक्टर नहीं बना सकते। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा था कि माइनर को हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल कंडीशंस में लेते हैं, और वो कंडीशंस माइनर्स के वेलफेयर के सपोर्ट में होना चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन माइनर के सपोर्ट के अगेंस्ट जाती है तो फिर उस टाइम पे हम माइनर को क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं ले सकते। तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्टर अगर मैं बन गई हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। मेरा DIN दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा। तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके कारण मैं डायरेक्टर बन सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं साउंड माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं माइनर हूँ तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकती, ठीक है। हाँ, अगर मेरे बिहाफ में कोई गार्जियन साइन करते हैं कि जब मैं 18 साल से ऊपर की हो जाऊंगी तब मुझे डायरेक्टरशिप मिलेगी, तो वो कंडीशन एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं 18 अबव हूँ तो मैं साउंड माइंडेड होना चाहिए, तभी मैं किसी भी कंपनी की डायरेक्टर बन सकती हूँ। दूसरी, मैं बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है कि उस पर्सन का स्पेशल क्वालिफिकेशन हो, लाइक वो ग्रेजुएटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, तभी वो डायरेक्टर बन सकता है। एनी पर्सन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ही और शी इज नॉट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय लॉ, ठीक है, और वो बंदा साउंड माइंडेड है तो वो डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, और कभी भी उसके ऊपर कोई लीगल केस ना हुआ हो। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है।
अब हम बात करेंगे एमडी। एमडी नाम से आप लोग शायद फेमिलियर होंगे, मींस मैनेजिंग डायरेक्टर। मींस कंपनी कोई एक पर्सन नहीं है, उसको चलाने वाले उसके बीओडीज होते हैं, एमडीज होते हैं। मतलब एमडी क्या है, एक नेचुरली बॉर्न पर्सन है। दैट मीन्स अ डायरेक्टर हु वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी और an agreement with the company or a resolution passed in a general meeting or by its board of director is entrusted with substantial power of management of the affairs of the company that includes a director occupying the position of managing director by whatever name called। मतलब कंपनी के फाउंडर्स, कंपनी के प्रमोटर्स ने एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जिसमें बहुत सारे लोग आए, जो शेयर होल्डर्स थे वो भी है, जो पहले से बीओडी थे या एमडी थे वो भी है। उसमें से उन्होंने क्या किया, इंटरनल इलेक्शन किया कि कौन सा बंदा है जो स्किलफुल है, जिसके पास लॉ की समझ है, नॉलेज है, जो कंपनी को अच्छे से चला सकता है, उसको उन्होंने क्या बना दिया, एमडी बना दिया। या फिर लो लेवल मैनेजमेंट में किसी एक पर्सन को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बहुत ऑनेस्ट है, इसका काम करने का तरीका अच्छा है, तो उनमें से उठाकर किसी एक बंदे को क्या बना दिया, एमडी बना दिया। अब हम बात करेंगे कि कोई पर्सन अगर एमडी अपॉइंट होता है तो वो क्या क्या एक्टिविटीज करेगा। सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है और वो उसकी कंपनी काम क्या करती है। अ फिक्सेशन ऑफ अ कंपनी सील ऑन एनी डॉक्यूमेंट, इंडोर्स और ड्रॉ अ चेक ऑन कंपनी अकाउंट्स। अगर बंदे ने किसी के साथ डील की, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो एमडी के ही साइन उसमें क्या होंगे, वैलिड होंगे कि एमडी ने साइन कर दिए, मतलब कंपनी के अकाउंट से पैसा कट के सामने वाली पार्टी की तरफ चला जाएगा। वो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी ड्रॉ कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, ठीक है। वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर देगा, आई प्रगति काची, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपने अगर मुझे पैसा दिया है और आप मेरे शेयर होल्डर हो तो मेरा साइन ऑथेंटिक होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो ये एमडी के पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, तो ये सारे राइट्स हमने डिस्कस किया। अब कुछ लीगल प्रोविजंस भी आएंगे, लाइक ही शुड बी एन इंडिविजुअल पर्सन। मैंने पहले ही बोला था नेचुरली बॉर्न पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन को हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ही इज अ सब्जेक्ट एंड अकाउंटेबल टू द बीओडी एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज असाइंड बाय दैम। मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी कैन बी 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। एमडी कैन नॉट होल्ड द सेम पोजीशन। एक कंपनी में वो या तो एमडी ही रहेगा, या तो वो बीओडी रहेगा, या तो एम्प्लॉय होगा। एक साथ वो 3 डिजिग्नेशन प्रोफाइल को मेंटेन नहीं कर सकता। ही मस्ट बी डेलीगेट विद कंसिडरेबल पावर ऑफ मैनेजमेंट। उसको मैनेजमेंट की समझ होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, मेरी रोल्स क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब हम बात करेंगे मैनेजर की। एमडी के नीचे आता है डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो मैनेजर कौन होता है, लॉ ने हमें एक प्यारी सी डेफिनेशन दी है, दैट इज एज पर द सेक्शन 253 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन। एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जिसको मैनेजमेंट की समझ है और उसको डायरेक्टिंग आती है, कंट्रोलिंग आती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सारे काम आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम मैनेजर बोलते हैं। of the board of directors has the management to the whole or substantially the whole of the affairs of a company and includes a director or any other person occupying the position of a manager by whatever name called, whether the under contract of service means। हमारी कंपनी में अपॉइंट किया हुआ एक ऐसा पर्सन जिसको मैनेजमेंट की समझ है, जिसको पता है कि हमें कैसे सुपरविज़न करना है, कैसे डायरेक्शन करना है, कैसे हमें साम दाम दंड भेद सारे तरीक़ों का यूज़ करके कंपनी के वेलफेयर में काम करना है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, डायरेक्टर बनने की क्वालिटी हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, हम मैनेजर बोलते हैं। अब बात करेंगे कि किसी पर्सन को अगर हमने एज अ मैनेजर अपॉइंट कर दिया तो उसके पास क्या क्या लीगल प्रोविजंस होंगे। सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब नेचुरली बॉर्न पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल क्रिएटेड पर्सन नहीं चलेगा। दूसरा, अगर इंडियन कंपनी है तो मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें अपने आप को प्रिपेयर कराती हैं कि हम एक मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अब हम बात करेंगे ऑडिट कमेटी की। अब हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है।
हम प्रॉफिट कमाएंगे ये भी डिसाइडेड है, हम अच्छा काम करेंगे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होता है सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स का। लेकिन जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हम बनाएंगे तो क्या उसकी ऑडिटिंग करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स। तो जो ऑडिटर पर्सन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ मेंबर्स द्वारा इलेक्टेड होता है, या फिर जो CAG है हमारा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ से एक बंदा आता है जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है। तो हमारे पास दो टाइप के ऑडिटर्स होते हैं, एक तो इंटरनल ऑडिटर जिसको मैनेजमेंट ने बनाया, दूसरा ऑडिटर होता है हमारा बाहर से आया हुआ। तो ये भी कंपनी का लीगल प्रोविज़न है कि हमको अपना ऑडिट कमेटी बनानी है जिसमें हमको एटलीस्ट 2 ऑडिटर रखने हैं जिनको इनकम टैक्स लॉ, GST लॉ या फिर ओवरऑल बिजनेस लॉ की समझ हो। ऑडिट कमेटी क्या करती है? ऑडिट कमेटी ये काम करती है कि सबसे पहले तो हमको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढना है जो हमारे कंपनी का क्या बन सके? ऑडिटर बन सके, जिसको सारे सब्जेक्ट्स की समझ हो, कंपनी में काम कैसे करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अब उसको ये पता होना चाहिए वाउचर एंट्री में अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो हमको करेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो पावर ऑफ ऑडिट कमेटी की बात करें तो जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ पर्सन है, जो बुक्स क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है, ताकि कोई बाहर का पर्सन आए और इंस्पेक्शन करना चाहे तो वो अपनी बुक्स को उनके सामने डिस्क्लोज कर सके। तो हमारी इंटरनल ऑडिट कमेटी का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुए हैं कंपनी के अंदर, उसका जर्नल बुक, लेजर बुक, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, सारी बुक्स का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्रॉपर रिकॉर्ड हो, ताकि हम क्या करें? इंटरनली ऑडिट करें। और अगर गवर्नमेंट बोलती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ लफड़ा चल रहा है और कोई भी CAG आता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो हमारी जो इमेज है मार्केट में वो क्या रहे? ट्रू एंड फेयर रहे। तो हमको पहले से तैयारी करनी है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के अंदर बन रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर मीन्स में होने चाहिए, ओके। अब हम बात करेंगे मीटिंग्स की। अब हमने इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया कंपनी में, सबका पैसा लगा हुआ है, सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी डिसीजन है वो सबसे पूछ कर लेना चाहिए? तो जब हम सब लोगों को बुलाकर कोई विजनरी डिसीजन लेते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ अ कंपनी, उसको क्या बोलते हैं हम? मीटिंग। अ कंपनी मीटिंग इज अ बेसिकली कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 persons टू आइदर ट्रांजैक्ट और ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस फॉर लॉफुल पर्पस, उसको हम बोलते हैं मीटिंग बोलते हैं। अब मीटिंग कितने टाइप्स की होती है? बोर्ड मीटिंग्स जिसमें सारे अपर अथॉरिटी लेवल के पर्सन आएंगे, लाइक CFO, CMO, ओके। और जनरल मीटिंग में क्या होता है? ये हम शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, उनको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो हमारे शेयर्स को प्रमोट कर सकें। अब हम बात करेंगे वैलिड मीटिंग की। किसी भी मीटिंग को अगर हमें वैलिड बनाना है तो क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए ऑथोराइज पर्सन, और ऑथोराइज पर्सन को सबसे पहले हम क्या करेंगे? मीटिंग का नोटिस भेजेंगे कि आप आइए इतने बजे यहाँ पर मीटिंग है और हमको इस टॉपिक पे बात करनी है। वहाँ पर जो बुलाने वाला पर्सन है जिसको हम बोलते हैं चेयरमैन, वो प्रेजेंट होना चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब पब्लिकली डिस्क्लोज होने के बाद ही मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए, मीटिंग का एक एजेंडा होना चाहिए। टाइम पास के लिए हम किसी को नहीं बुला सकते। और जो भी हमने डिसाइड किया है, जो भी डिसीजंस लिए हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ माइनोट्स होना चाहिए, ओके। I hope you liked my explanation way. For any query and doubt, you can mail us on pragati.kochi@bau.edu.in. I hope आपको कंपनी लॉ समझ में आया होगा। Have a knowledgeful day ahead. Thank you.